हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम कृतार्थ और आज हम करेंगे जनरल अवेयरनेस सीरीज का फिफ्थ पार्ट। तो वीडियो में 20 क्वेश्चंस होंगे आपके एंड 21st क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा। वो आप लोगों को आंसर करना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक चीजें जो मैं बताता हूँ आप लोगों को। एंड उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आगे आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको जो क्वेश्चन आता होगा, तो और उसमें ये नहीं सोचना है कि आंसर करूँ नहीं करूँ। आता है, लगता है, कहीं पे पढ़ा है, सुना है, तो जल्दी से जल्दी उसे टाइप कर दीजिए। गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, कोई जुर्माना नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और लाइक जरूर कर देना अब तक। अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है वीडियो तो शेयर भी जरूर कर देना। एंड इंस्टा स्टोरी डल जानी चाहिए वीडियो के बाद की आज जनरल अवेयरनेस सीरीज का फिफ्थ पार्ट देखा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ये कोट आप देख सकते हैं, लेटर समटाइम्स बिकम्स नेवर, द बेस्ट टाइम इज नाउ। तो देखिए, हमें आदत होती है, जनरली मुझ में भी थी, अभी नहीं है खैर। मैंने काफी इंप्रूव कर लिया खुद को कि हम क्या करते हैं कि कोई चीज है, लाइक हमें कोई बुक पढ़नी है या फिर कोई सा भी टॉपिक है, हम उसे छोड़ देते हैं कल के लिए। हम कहते हैं यार छोड़, बोरिंग टॉपिक है, कल करेंगे। पर जो हम कल के लिए प्रोक्रास्टिनेट करते हैं ना, मतलब टालते हैं चीजों को, प्रोक्रास्टिनेट का मतलब टालना होता है, तो वो कभी नहीं बनता। लाइक हम कहते हैं टुमारो नेवर कम्स। तो वही चीज है कि अगर लेटर हम कहते हैं कि बाद में करेंगे इसको, तो वो कभी काम नहीं हो पाता है। द बेस्ट टाइम इज नाउ। अगर आपको कोई चीज करनी है तो उसका सबसे बेस्ट टाइम अभी है, अभी करो उसको। कोई टॉपिक आपने ऐसा था जो आपने कल के लिए छोड़ दिया था, यार कल पढ़ना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका कोई प्रॉपर टाइम टेबल चल रहा है, उसमें आपने बनाया है कि कल कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जाइए। पर अगर आप कोई काम को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तो वो ना कीजिए, वो मत कीजिए। वो काम को अभी कीजिए। और इस वीडियो को अभी देखिएगा जरूर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आई होप आप सभी आंसर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा था इस वीडियो का, वो आसानी से इसे आंसर कर सकते हैं। क्योंकि उसमें रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी कितने हैं। उसका आंसर 6 है। देयर आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है हु वाज द ऑथर ऑफ न्याय सूत्र। तो न्याय सूत्र एक बुक थी, और न्याय एक आपका स्कूल है, स्कूल भी है इंडियन फिलोसफी का, जो गौतम ने फाउंडेड किया था। इट वाज फाउंडेड बाय गौतम। तो अब आपको बताना है कि न्याय सूत्र किसने लिखी थी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हिंट में दे चुका हूँ। योर ऑप्शंस आर ए कपिल, बी कोनर्ड, सी गौतम या डी पतंजलि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गौतम। और स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी एक बार गूगल जरूर करके देखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड सीरीज है। मैं उसमें एमसीक्यू आपको दे रहा हूँ, पर एक बार अगर आप पढ़ने के थोड़े इच्छुक हो, अगर आपको पढ़ना है कि क्या होता है कैसे होता है, जरूर गूगल कीजिएगा एक बार स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 2, the largest monolithic statue of Buddha in the world is at, your options are A Hyderabad, B Shravanbela Gola, C नाशिक या डी बामियान। तो बुद्धा का सबसे बड़ा स्टैच्यू में बात करूं तो वो नाशिक में है। बट यहाँ पर बोला गया द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैच्यू। मोनोलिथिक का मतलब होता है जो एक सिंगल टाइप ऑफ रॉक से बना हो, मतलब उसमें कोई दूसरी या तीसरी टाइप रॉक की नहीं होती है। वो एक सिंगल, मतलब अगर ग्रेनाइट का बनना होगा या किसी भी स्टोन का बनना होगा, बना नहीं है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि वो सिंगल स्टोन का बनता है पूरा स्टैच्यू जो है। तो बुद्धा का सबसे बड़ा सिंगल स्टोन का स्टैच्यू आपका डी बामियान में है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। और बामियान की मैं बात करूं तो अफगानिस्तान का एक प्रोविंस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, द फेमस जगन्नाथ टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो जगन्नाथ टेम्पल है हमारा पुरी ओडिशा में, वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था, किस किंग ने। योर ऑप्शंस आर ए प्रतिहारास, बी कृष्णा वर्मन, सी इज नरसिम्हा वर्मन या डी अनंत वर्मन। तो जल्दी इसका आंसर दीजिए, 5 सेकंड्स आपके पास। पूरी उम्मीद है कि जितने बच्चे हैं उसका सही आंसर देंगे, और नहीं भी पता तो यार इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी अनंत वर्मन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 4, हिटलर्स पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में आपको हिटलर की पार्टी का नाम बताना है। योर ऑप्शंस आर ए नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऑप्शंस में, बी डेमोक्रेटिक पार्टी, सी लेबर पार्टी या डी कम्युनिस्ट पार्टी। तो सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो हम सभी जानते हैं जो एक तरह से नाजी थे, और नाजी पार्टी कह लीजिए या नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कह लीजिए, नाजी पार्टी और नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी दोनों का मतलब एक ही होता है। कई जगह नाजी पार्टी भी इसे कहते हैं। नाजी पार्टी यही थी आपकी नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, क्योंकि ये नाजीज को सपोर्ट करती थी और जो ज्यूज थे उनको मारती थी एंड कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाती थी, और बहुत बुरा उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था उन्हें। एंड बाकी स्टोरी आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप मीन कैंप पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। वरना इंटरनेट पे कई सोर्सेज में उसका एक तरह से इन ब्रीफ अवेलेबल है कि मतलब क्या था कैसे था, आप लोग पढ़ सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। वैसे कई बच्चे इंटरेस्टेड होते नहीं है, तो कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, रूलर्स दिए हुए हैं और उनकी डायनेस्टी दी हुई है। आपको बताना है कौन सा रूलर इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा रूलर उसकी डायनेस्टी से करेक्टली मैच्ड नहीं है। योर ऑप्शंस आर ए अशोका, द रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, बी समुद्रगुप्त,
रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, सी बिंदुसार रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, या डी बिंबिसार रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो जल्दी सोचिए, थोड़ा मतलब देख लीजिए एक बार ऑप्शंस को, फिर आंसर कीजिए इसको। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, लाइव चैट में आप लोग आंसर करेंगे। बहुत एक्सपेक्टेशंस है ऋषभ आपसे, महेंद्र आपसे, एंड बाकी भी काफी सारे लोग हैं। कल्याण की करीनी पांडे, आप भी अच्छा से आंसर करती हैं, देखते हैं कौन बता पाता है इसका आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बिंबिसार रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो इस बात को समझिएगा, जो बिंबिसार थे वो मौर्यन डायनेस्टी के रूलर नहीं थे, वो थे आपके हरियंका डायनेस्टी के। तो अशोका जो कि थे आपके बिंदुसार के बेटे, और बिंदुसार थे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। तो देखिए एक चेन थी मौर्यन एम्पायर में, समझिएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, उनके बेटे बिंदुसार, मौर्यन डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ। सेकंड मौर्य, सेकंड आपके वही बिंदुसार, थर्ड आपके अशोक, और ये थी आपकी चेन। अशोक के बाद तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा कोई रूलर था नहीं, क्योंकि अशोक ने कलिंग में एक तरह से वॉर छोड़ दिया था, कलिंग में जब वो जीते थे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर, विच इज द प्लैनेट नोन एज मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार। तो इस क्वेश्चन में आपको बताने की किस प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो ऑप्शन है आप लोगों के सैटर्न, नेपट्यून, वीनस या मरकरी। बहुत इजी क्वेश्चन है, जूनियर क्लास में भी हमने पढ़ा है। फिर भी नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बताऊंगा मैं आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वीनस। और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुबह के टाइम पर और शाम के समय पे ये एक तरह से शाइन करता है, मतलब आसमान में अगर आप कभी देखो तो मतलब ये चमकता हुआ दिखाई देता है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस प्लैनेट की सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स यानी मून सबसे ज्यादा है, मतलब किस प्लैनेट के मून सबसे ज्यादा हैं। योर ऑप्शंस आर ए जुपिटर। और एक चीज मैं आपको पहले ही वार्निंग दे दूंगा कि सोच समझ के आंसर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो आंसर ना हो, तो सोचिएगा समझिएगा फिर आंसर दीजिएगा। योर ऑप्शंस आर ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी नेपट्यून या डी मार्स। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सैटर्न। तो आप लोग सोच रहे थे जुपिटर, बट जुपिटर नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर ही 2019 की मैं बात करूँ तो न्यूज में था कि जो मून्स हैं वो जुपिटर के मतलब सैटर्न ने ओवरटेक कर लिया उसको। सैटर्न के अब ज्यादा मून्स हैं, सैटर्न के अराउंड अब 82 मून्स हैं। जुपिटर पहले था सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स में, पर अब जुपिटर नहीं है, अब आपका सैटर्न है। तो अगर कहीं एग्जाम में आया तो ध्यान रखिएगा, सैटर्न इज द प्लैनेट विच हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी। तो आंसर दीजिएगा इसका अगर आपको आता है तो। योर ऑप्शंस आर ए शोभना रेड्डी, बी नाहिदा मंजूर, सी बछेंद्री पाल या डी अरुणिमा सिन्हा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल ने 1982 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, और उसके साथ तो बनी थी इंडिया की पहली विमेन जिन्होंने ये किया था। और वर्ल्ड में मैं बात करूं, वर्ल्ड वाइड जो पहली विमेन थी, शी वाज जुनको ताइबी, जिन्होंने सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, ये तिब्बत की थी। और मेंस में तो आप लोग जानते ही हैं, एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे वर द फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। आई होप आप लोगों को वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा हो। अगर अभी तक आपने सोचा था कि वीडियो देखने के बाद लाइक करेंगे, तो मेरे हिसाब से अब लाइक करने का समय आ चुका है, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द रेडक्लिफ लाइन। तो आपको बताना है रेडक्लिफ लाइन किन दो कंट्रीज को डिवाइड करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आंसर दीजिए इसका। योर ऑप्शंस आर ए इंडिया एंड नेपाल, बी इंडिया एंड पाकिस्तान, सी चाइना एंड इंडिया या डी इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो रेडक्लिफ लाइन का डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, एक पिक्चर मैंने दी है यहाँ पर मैप की। मैप देख लीजिए। रेडक्लिफ लाइन जब 1947 में हमारी कंट्री इंडिया सेपरेट हुई, तो रेडक्लिफ को बुलाया गया ब्रिटेन से कि वो एक लाइन ड्रॉ करें, मतलब इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करने के लिए। तो उन्होंने ये लाइन आप लोग देख सकते हो, ये पाकिस्तान को सेपरेट किया इंडिया से। एंड यहाँ जैसे हम ईस्ट पाकिस्तान पहले कहते थे, अब तो बांग्लादेश कहा जाता है, और इसको इंडिया से अलग किया। तो रेडक्लिफ लाइन यही थी आपकी, जो आप रेड में मार्क देख सकते हो। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, विच इंडियन स्टेट टचेस द बाउंड्रीज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वो इंडिया का या भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ जिसकी सीमा लगती है, मतलब बाउंड्री टच करता है। ये ऑप्शंस आर ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी महाराष्ट्र। तो सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा, थोड़ा बेसिक है बट थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है कभी कभी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इंडिया का ऐसा स्टेट है जो 9 दूसरे स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। वो 9 स्टेट्स आप लोग देख सकते हैं नीचे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड, बिहार, इन 9 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। सो क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो सिटीजनशिप का राइट है इंडिया में रेगुलेट करने का सिटीजनशिप को, वो किसके पास है। योर ऑप्शंस आर ए पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट,
सी प्राइम मिनिस्टर या डी सुप्रीम कोर्ट। तो सोच समझ के इसका आंसर दीजिए। आता है तो ठीक, उसके साथ साथ इसका आर्टिकल भी मेंशन कर दीजिए, वरना मैं बताऊंगा इसका आर्टिकल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो जो इंडिया की लोगों की सिटीजनशिप है उसको रेगुलेट करे। लाइक आपने सीए एनआरसी ये सब सुना होगा, तो वही चीज है, ये पार्लियामेंट में ही वह चीज डिस्कस हुई थी। ये है आपका आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर टू पार्लियामेंट फॉर रेगुलेटिंग द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, सेपरेट इलेक्टोरेट्स पर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय विच एक्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे वो पहली बार इंडिया में कब दिए गए, मतलब कब सेपरेट इलेक्टोरेट्स का राइट दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है कि लाइक अगर आप किसी कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी से हैं तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट अगर आपको मिलेगा तो आप अपनी ही कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हो। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। अब आपको बताना है कि पहली बार इंडिया में कब आया और कौन से एक्ट में आया। योर ऑप्शंस आर ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। इसी को मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो ऐसा मत कहिएगा कि सर ये नहीं होता, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट होता है। दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगर आप वैसे देखोगे तो इसका मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, बट सिंपली जनरली बेसिकली हम इसे मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में क्या था कि गवर्नमेंट ने एक सेंसरशिप लगा दी थी रीजनल न्यूज़पेपर्स पे कि कुछ भी अगर आपको छापना होगा तो आप गवर्नमेंट की परमिशन लोगे, गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर कुछ नहीं छप सकता। तो आपको बताना है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था, और जिसको आंसर पता है वो ये भी बता दीजिए कि उस वक्त इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे। योर ऑप्शंस आर ए 1778, बी 1875, सी 1872 या डी 1878। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, आई होप सभी आंसर देंगे इसका। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1878। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड रिपन। सो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, उम्मीद है अब तक बोर नहीं हुए होंगे आप लोग, मजा आ रहा होगा। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो हमारी फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसकी जो पहली मीटिंग हुई थी उसके प्रेसिडेंट या फिर एक तरह से स्पीकर कौन थे। योर ऑप्शंस आर ए राजेंद्र प्रसाद, बी वल्लभ भाई पटेल, सी सच्चिदानंद सिन्हा या डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को देना है। उम्मीद है कई लोग इसका आंसर सही बताएंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस चीज को समझिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो बाद के प्रेसिडेंट थे, मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज राजेंद्र प्रसाद, बट सच्चिदानंद सिन्हा मतलब जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट का मौका मिला था। मतलब वो स्पीकर थे उसमें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एल्डर मेंबर थे, मतलब सबसे बड़े थे उम्र में, तो उनको एक तरह से अपॉइंट कर लिया गया था फर्स्ट मीटिंग के लिए। बट बाद की मीटिंग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्पीकर थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्लियर रखिएगा। एक चीज और मतलब नीचे देख लीजिए, मैंने लिखी है राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट फर्स्ट मीटिंग के प्रेसिडेंट आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 15, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, मतलब हमारे जो अभी भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी अगर कोई चेंज करना होता है तो कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 367, बी आर्टिकल 368, सी आर्टिकल 352 या डी आर्टिकल 40। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है आप लोगों को। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आर्टिकल 368। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 368 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन है आर्टिकल 368 में। 352 की मैं बात करूं तो इट इज नेशनल इमरजेंसी, और आर्टिकल 40 इज पंचायती राज। सो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लानिंग स्ट्रेटेजी इन सेकंड 5 ईयर प्लान। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वो कौन से व्यक्ति थे जिनका नाम एक तरह से जुड़ा हुआ है सेकंड 5 ईयर प्लान की पॉलिसी बनाने में, मतलब उनका एक मेन रोल था सेकंड 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करने में। सेकंड 5 ईयर प्लान आपका 1956 से 1961 तक चला, और आपको बताना है उनका नाम। योर ऑप्शंस आर ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर के शनमुखम चेट्टी, सी पीसी महालानोबिस या डी मनमोहन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को देना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पीसी महालानोबिस। और एक और इन्फॉर्मेशन में दे दूं, जो आईएसआई हमारा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उसके फाउंडर भी यही थे। और सांख्य एक मैगजीन है जो जर्नल है स्टैटिस्टिक्स की, वो भी इन्हीं ने एक तरह से रिलीज की थी। और आर के शनमुखम चेट्टी जिनका नाम आप ऑप्शन बी में देख रहे हैं, इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। सो क्वेश्चन नंबर 17, ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू रेड इन द सॉल्यूशन ऑफ। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है, आई होप आपने लिटमस पेपर सुना होगा, तो कोई बात नहीं, समझ लेंगे इस क्वेश्चन में। तो ब्लू लिटमस पेपर कब कन्वर्ट हो जाता है रेड में, किसके सोल्यूशन में, आपको बताना है। मतलब ब्लू लिटमस पेपर जो होता है, अगर हम वो किसी एक चीज के सोल्यूशन में डालते हैं, वो चीज का नाम आप लोगों को बताना है क्या होती है वो चीज, कि उसका कलर रेड में चेंज हो जाता है। योर ऑप्शंस आर ए बेस,
बी सॉल्ट, सी एसिड, या डी बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में किसके सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एसिड। तो ब्लू लिटमस पेपर अगर हम एसिड सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। और इसका एक निमोनिक इंटरेस्टिंग सा बताऊंगा, एसिड नीले को लाल, शॉर्ट फॉर्म में आप लर्न कर सकते हो अनिल, अनिल का नाम याद कर लेना कि एसिड नीले को लाल करता है। मतलब एसिड में अगर हम नीला मिलाएंगे, मतलब नीला ब्लू लिटमस पेपर, तो वो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा, और उसका वाइस वर्सा है। अगर आप रेड लिटमस पेपर को बेस सोल्यूशन में डालोगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। So question number 18, food prepared by plant is transported to different parts of plant through। तो इस क्वेश्चन में आपको टिश्यू का नाम बताना है जिसके थ्रू जो प्लांट्स में फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। योर ऑप्शंस आर ए कॉर्टेक्स, बी जाइलम, सी फ्लोएम, या डी नन ऑफ द अबव। तो काफी सी इजी क्वेश्चन है ये। कुछ बच्चों की बायो बहुत अच्छी है यहाँ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फ्लोएम। तो याद रखिएगा जो फ्लोएम टिश्यू होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो जाइलम होता है, वैसे आप लोगों को पता होगा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ पर, जाइलम आपका ट्रांसपोर्ट करती है वाटर एंड मिनरल्स को। फिर भी बता दिया, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया। Question number 19, who among the following is the current Secretary General of United Nations Organization? Your options are A. Kofi Annan, B. Ban Ki-moon, C. Antonio Guterres, या डी ट्रिगवे ली। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। डी ट्रिगवे ली तो नहीं हो सकती क्योंकि ये पहले सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो आपके पास बचे 3 ऑप्शन, देखते हैं कितने लोग सही आंसर बता पाते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एंटोनियो गुटरेस। और ये पोर्टुगाल से आते हैं, पोर्टुगाल के हैं ये एंटोनियो गुटरेस। तो इनके बारे में सर्च कर लीजिएगा अगर आपको और पढ़ना हो यूनाइटेड नेशन के बारे में। और हाँ, एक और चीज, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुआ था ये आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट करके। तो ये कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लीज मत भूलिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन। सबके चेहरे पे खुशी आ गई होगी कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, वीडियो खत्म होने वाला है। तो इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा। उसके साथ साथ एक और चीज कहूंगा, अगर आप कोई भी काम कंटिन्यू कर रहे थे, इंस्टाग्राम चला रहे थे या फिर कोई भी सोशल मीडिया, या फिर पबजी खेल रहे थे, कई लोग पबजी खेलते हैं, तो वापस कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग। अगर पढ़ाई कर रहे थे तो वो भी कंटिन्यू कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दे दीजिए सबसे पहले। हु वाज द फर्स्ट टू विन दादा साहब फाल्के अवार्ड? योर ऑप्शंस आर ए देविका रानी, बी ढुंडीराज गोविंद फाल्के, सी पृथ्वीराज कपूर, या डी सोहराब मोदी। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो सिनेमा में दिया जाता है अच्छे काम के लिए, तो सबसे पहला किसको मिला ये क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए देविका रानी। तो ऑप्शन बी में आप जिनका नाम देख सकते हैं, ढुंडीराज गोविंद फाल्के। इनके अचीवमेंट को एक तरह से कमेमोरेट करने के लिए, याद रखने के लिए ये हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। और अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि ढुंडीराज गोविंद फाल्के कौन थे, तो ये वही इंसान थे जिन्होंने सबसे पहली इंडिया की फिल्म राजा हरिश्चंद्र उसको बनाया था। और इसको उनकी इस बहुत अच्छे काम को याद रखने के लिए सालों साल इस अवार्ड को दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है देविका रानी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये क्वेश्चन आप ही लोगों के लिए होता है, इसका आंसर आप लोगों को देना होता है। हालांकि आप लोग देते नहीं हो, बात अलग है, बट कोई बात नहीं, आज दे देना। तो क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग। तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्टैटिक का पार्ट नहीं है। कैन यू आंसर आपसे रोज में थोड़ा करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन कैन यू आंसर में दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों की करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। वैसे तो प्रैक्टिस नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट में बताऊं, एक क्वेश्चन में, बट फिर भी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं अपना, तो एक क्वेश्चन करंट से मैं दे दूंगा। क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड एज द मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट द क्रिकेट साउथ अफ्रीका अवार्ड सेरेमनी। तो रिसेंट की ये एक न्यूज है, उसमें आपको बताना है कि जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका की अवार्ड सेरेमनी हुई उसमें किस क्रिकेटर को, ये बात तो ही साउथ अफ्रीका की, इंडिया की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा। तो किस साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर को मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। ये ऑप्शंस आर ए फाफ डू प्लेसिस, बी क्विंटन डी कॉक, सी किलर मिलर डेविड मिलर, डी कागिसो रबाडा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को देना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वैसे तो आप लोग नहीं बताते हैं, फिर भी इट्स ओके। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। वीडियो के एंड के बाद आप लोगों की इंस्टाग्राम स्टोरी या एफबी में पोस्ट डल जाना चाहिए कि आज 5th पार्ट देखा जनरल अवेयरनेस सीरीज का, और व्हाट्सएप स्टेटस लगाना मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।